देख रहे हैं अनहोनी। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर अपने गांव जाने वाला हूं। इस बात को सोचकर ही मैं काफी खुश हो जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि ये खुशी डर में तब्दील हो जाएगी। दरअसल मैं मुंबई में एक गेम डिजाइनिंग कंपनी में काम करता हूं। पिछले 5 महीनों से मैं जिस हिसाब से लगातार काम किए जा रहा था, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि अब आगे मुझे छुट्टी मिल भी पाएगी। छुट्टी का एप्लीकेशन लगातार रिजेक्ट पर रिजेक्ट हो जा रहा था, पर फाइनली आज बॉस की मेहरबानी से मुझे 1 हफ्ता की छुट्टी मिल ही गई। हालांकि मुंबई से मेरे गांव जाने की काफी सारी बसें चलती हैं, पर इस बार मैंने तय किया कि मैं अपनी बाइक से गांव जाऊंगा और शाम को ऑफिस से काम करके निकलूंगा। फायदा ये होगा कि एक दिन मेरा काम भी नहीं छूटेगा और शाम को दिन के मुकाबले ट्रैफिक भी कम रहेगा। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। शाम के तकरीबन 6 बजे तक मैं अपनी बाइक लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। मेरा गांव मुंबई से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने में तकरीबन 2.5-3 घंटों का समय लगने वाला था। मौसम गर्मियों का चल रहा था, इसलिए हाईवे भी पूरी तरह से गाड़ियों से भरा हुआ था। हालांकि मैंने सोच रखा था कि 2.5-3 घंटों में गांव पहुंच जाऊंगा, मगर हाईवे पर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि मुंबई से निकलने में ही मुझे 2 घंटों का समय लग गया। अब रात के 8 बज चुके थे। धीरे धीरे हाईवे पर गाड़ियों की संख्या भी कम होने लगी थी। क्योंकि मैं शाम को कुछ खाकर नहीं निकला था, इसलिए अब मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। भूख मिटाने के लिए मैंने अपनी बाइक को हाईवे के किनारे एक ढाबे पर रोका और अंदर जाकर खाना पीना करने लगा। खाना पीना खाकर मैं जब ढाबे से बाहर निकला तो तब घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। 3 घंटे यहीं पर गुजर चुके थे और अभी तक मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था। मेरा सारा हिसाब किताब फेल हो चुका था। खैर मैंने बाइक स्टार्ट किया और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब पूरा रास्ता कहीं ना कहीं खामोश हो चुका था। मेरी बाइक के अलावा बस 1 आध ट्रकें ही रास्ते पर नजर आ रही थी, वो भी मुझे ओवरटेक करके आगे निकल जा रही थी। हाईवे पर कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद अब मुझे हाईवे से अलग एक लोकल रास्ता लेना था, लिहाजा मैंने अपनी बाइक को उस रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो रास्ता दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। हाईवे पर तो 1 आध गाड़ियां नजर भी आ रही थी, पर उस रास्ते पर मेरी बाइक के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी और ना ही लाइट का कोई इंतजाम था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में नहीं है, बल्कि इस दुनिया से परे वो कोई दूसरा रास्ता है। मैं उस रास्ते पर काफी देर से चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहीं रुककर थोड़ा आराम कर लिया जाए। जिस वजह से मैंने अपनी बाइक को रास्ते के एक किनारे पर लगाया और जेब से सिगरेट लाइटर निकालकर सिगरेट जलाकर पीने लगा। उस जगह पर अब पूरी तरह से खामोशी पसर चुकी थी। रास्ते के किनारे जंगलों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। दूर कहीं से ट्रेन गुजर रही थी। इतनी ज्यादा खामोशी महसूस करके मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे वहां पर रुकना अब सही नहीं लगा, इसलिए मैंने फटाफट अपनी सिगरेट को फेंक कर बाइक चालू किया और वहां से आगे बढ़ गया।
हेडलाइट की पीली सी रोशनी में अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मुझे सामने रोड के एक किनारे पर कोई लड़की खड़ी दिखी। वो लड़की दुल्हन के लिबास में थी और हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। उस लड़की को इतनी रात गए इस जंगली रास्ते पर देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्यों है। पहले तो मैंने सोचा कि बाइक रोक देता हूँ, मगर फिर याद आया कि आजकल ऐसे रास्तों पर इस तरह से काफी लूटपाट होती है और हो सकता है कि ये लड़की उन्हीं लुटेरों के गिरोह में शामिल हो। यही सोचकर मैंने अपनी बाइक नहीं रोकी और उस लड़की को पार करते ही मैंने जब साइड मिरर से उसे देखने की कोशिश की तो मैं दंग रह गया, क्योंकि शीशे में वो लड़की दिखी ही नहीं। मुझे लगा शायद वो कहीं चली गई होगी, पर इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है, एक सवाल ये भी था। खैर मैं चुपचाप बाइक चलाता रहा। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई साइकिल की घंटी बजाते हुए पीछे से आ रहा हो। मैंने अपने लुकिंग ग्लास में वापस पीछे देखा, मगर शीशे में पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था, पर वो घंटी की आवाज लगातार मेरे कानों में आए जा रही थी। तंग आकर मैंने बाइक चलाते हुए ही एक दफा पीछे पलटा तो फिर एक बार मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि पीछे एक साइकिल चलते हुए मेरी ओर आ रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी उस साइकिल को चला रहा था और लाल कपड़ों में कोई उसकी साइकिल के पीछे बैठा हुआ था, मगर कौन इतनी दूर से साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो साइकिल चलते हुए मेरी बाइक के बराबरी में आई तो मैंने देखा कि उस साइकिल के पीछे लाल कपड़ों में कोई और नहीं बल्कि वही लड़की बैठी हुई है जो कुछ देर पहले रास्ते के किनारे खड़ी होकर मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। फिर एक बार मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ इसकी साइकिल पर कैसे आ गई, पर फिर मैंने सोचा जरूर इस आदमी ने उसे लिफ्ट दिया होगा। इतने में ही वो साइकिल चलते हुए मेरे से आगे निकल गई। मैं भी चुपचाप उस साइकिल के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते वो साइकिल अब मुझसे काफी आगे निकल चुकी थी, इतना आगे कि अंधेरे में मुझे दिख नहीं रही थी। खैर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक आसमान में जोरों की बिजली चमकी, साथ ही साथ बादलों की गर्जन शुरू हो गई। लग रहा था बहुत तेज बारिश आने वाली है, इसलिए मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि उस रास्ते पर बारिश से बचने के लिए कोई शेड नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अगर बारिश आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सोचकर अभी मैं तेजी से बाइक को भगा ही रहा था कि तभी जिसका डर था वही हुआ। बहुत ही तेजी से बारिश ने हमला बोल दिया। बारिश से बचने के लिए मैं क्या करूं, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे एक छोटा सा शेड नजर आया। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत अपनी बाइक को शेड के पास में रोका और जैसे ही शेड के अंदर दाखिल हुआ तो पाया कि वो दोनों, मतलब वो लड़की और वो आदमी भी उसी शेड के अंदर हैं। शायद वो भी बारिश के पानी से बचने के लिए ही आए थे। खैर मैं उन लोगों के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अभी मैं उन लोगों के बगल में खड़ा ही था कि तभी शेड के अंदर लाल रंग की रोशनी फैल गई। पर अजीब बात तो ये थी कि शेड में
कोई लाइट जल ही नहीं रही थी। फिर ये लाल रोशनी है किस चीज की, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर मेरे बगल में खड़े उस लड़की और उस आदमी पर गई, तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा दिमाग घूम गया, क्योंकि उस लड़की और उस आदमी का शरीर लाल चमक रहा था और अब उनका चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखें किसी कोयले की तरह लाल चमक रही थी। मुझे समझ आ गया कि हो ना हो यहाँ दाल में कुछ तो काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। लिहाजा मैं धीरे धीरे दबे पैर शेड से बाहर निकला और अपनी बाइक के पास जाकर बाइक लेकर वहां से चलता बना। बाद में मैं जब गांव पहुंचा तो मैंने ये बात सबको बताई। सबने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर बताया कि दरअसल कुछ महीनों पहले हमारे ही गांव का एक नवविवाहित जोड़ा उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो दोनों साइकिल पर थे। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उन्हें लूटा तो लूटा, पर दोनों को जान से मार डाला। बस उसी वक्त से उस रास्ते पर उन दोनों की आत्माएं भटकती रहती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया और उस दिन के बाद से मैंने कान पकड़ लिए कि मैं बाइक से कभी अपने गांव नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। गांव आए हुए मुझे यहीं कोई 3-4 दिन ही बीते होंगे कि एक शाम अचानक हमारे घर की बिजली चली गई। चूंकि मौसम गर्मी का था, इसलिए पंखा बंद होते ही सारे परिवार वाले छत पर पहुंच गए। सबके साथ मैं और दादाजी भी थे। तब तक अंधेरा हो चुका था। खैर, हम सारे लोग छत पर चटाई बिछाकर बैठ गए। तभी मैंने दादाजी से कहा, दादाजी कोई कहानी सुनाइए ना, भूत वाली। तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं यहीं कोई 8-10 साल का ही रहा होऊंगा। खैर, दादाजी ने मेरी बात नहीं टाली और उन्होंने कहानी बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 50 साल पुरानी है। तब मेरी यानी दादाजी की उम्र यहीं कोई 27-28 साल की रही होगी। गांव के पोस्ट ऑफिस में मुझे नया नया काम मिला था। ऑफिस में पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन का काम मैं अकेले ही करता था, यानी चिट्ठियों को सील करने से लेकर घर घर जाकर पहुंचाने का काम मेरा ही था। हालांकि काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं हुआ करता था और अगर दूर किसी आदमी से बात करनी हो तो उसका एकमात्र साधन खत या यूं कहें तो चिट्ठी ही थी। एक शाम की बात है, उस दिन काम बहुत ज्यादा था और सभी चिट्ठियों को आज के आज ही पते पर पहुंचाना था। मगर सभी चिट्ठियों को सील करते करते कब रात के 7:45 बज गए पता ही नहीं चला। अमूमन इतने बजे तक मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती थी, मगर आज ऊपर से ऑर्डर था कि सबको ओवर टाइम करना है, जिससे मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। इसलिए मैं रुका नहीं और चुपचाप काम करता चला गया। रात के ठीक 8:30 बजे मैं सभी चिट्ठियों को सील करके साइकिल में एक थैले में भर कर निकल पड़ा चिट्ठियों को घर घर पहुंचाने। क्योंकि उन दिनों गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी साइकिल के हैंडल पर एक लालटेन लटकाया हुआ था, जिसकी रोशनी के कारण मुझे साइकिल चलाने में बहुत मदद मिल रही थी। गांव के रास्ते पर आदमी तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था, जो कि उस जमाने में यानी आज से 50 साल पहले लाजमी ही था।
उस समय के लोगों का मानना था कि रात हो जाने के बाद गांव में शैतानी आत्माएं भटकने लग जाती हैं। हालांकि मैं गांव वालों की बातों को नकारता भी नहीं था, मगर सरकारी काम होने के कारण मुझे कभी भी कहीं भी रात में जाना पड़ जाता था, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। धीरे धीरे मैं एकाएक सभी चिट्ठियों को पते पर पहुंचाने लगा। कोई चिट्ठी मेरे गांव के करीब वाले गांव की थी तो कोई दूर के गांव की। सभी चिट्ठियों को ठिकाने पर पहुंचाते पहुंचाते कब रात के 9:15 बज गए पता ही नहीं चला। अब बस एक आखिरी चिट्ठी ही बची थी, जो कि मेरे यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाना था। पहले तो मैंने सोचा कि आज के लिए इतना काफी है, ये चिट्ठी कल पहुंचा दूंगा, मगर फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैं उस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, वो गांव जहां मुझे उस आखिरी चिट्ठी को पहुंचाने जाना था, मैं उस गांव जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और खामोशी में डूबा हुआ था। उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल थे। कुल मिलाकर रास्ते का नजारा बड़ा डरावना सा था। रात कीड़ों की आवाजें कानों में गूंज सी रही थी। खैर, थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद मैं उस आखिरी चिट्ठी के ठिकाने पर पहुंचा। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक बुजुर्ग से आदमी ने दरवाजा खोला। फिर मैंने उस बुजुर्ग आदमी को चिट्ठी पकड़ाई और वहां से जाने लगा। अभी मैं चलकर अपनी साइकिल के पास आया ही था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बेटा, किस रास्ते से आए तुम? मैंने उस बुजुर्ग आदमी को इशारा करके वो रास्ता बताया जिधर से मैं आया था। तो मेरा इशारा देखकर पता नहीं क्यों उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा सूख सा गया और उसने कांपती आवाज में मुझसे कहा, पर बेटा, इस रास्ते से इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर ही मैं समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, अरे चाचा, कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तो इस पर चाचा ने फिर कहा, ठीक है बेटा, जाओ, पर एक काम करना, ये लालटेन मत बुझाना जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ। मैंने सोचा वैसे भी मैं घर पहुंचने से पहले लालटेन नहीं बुझाऊंगा। इतना सोचकर मैं वापस पोस्ट ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफी हो चुकी थी। सुनसान रास्ता, दोनों ओर फैला जंगल। कहीं ना कहीं उस आदमी की बात सुनकर अब मुझे डर लगने लगा था, मगर आते वक्त तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा, यही उम्मीद लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। पता नहीं क्यों उस रास्ते पर मुझे हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी थी, जबकि मौसम ठंड का नहीं था, मौसम गर्मी का था। शरीर में एक अजीब तरह की सिरहन हो रही थी। एक अलग सा डर मेरे जहन में घूम रहा था, जिन्हें लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लालटेन की रोशनी में अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल का चैन उतर गया। अचानक चैन उतर जाने से मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर अभी ये साइकिल को क्या हो गया। खैर, मैं साइकिल से नीचे उतरा और बैठकर चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगा। मेरी साइकिल जिस जगह पर खराब हुई थी, वहां पास ही में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। खैर, मैं लालटेन की धुंधली सी रोशनी में चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगा, मगर लालटेन की रोशनी इतनी कमजोर थी कि मुझसे चैन चढ़ाया नहीं जा रहा था। अभी मैं चैन चढ़ा ही रहा था
कि तभी पीछे की तरफ से मुझे एक भारी सी आवाज आई। डाकिया बाबू, आ गए चिट्ठी पहुंचाकर। आवाज सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि अब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी का चेहरा शॉल से ढका हुआ था। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं चिट्ठी पहुंचाकर आ रहा हूं। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आप कौन हैं? इस रास्ते पर आप क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, सब बताता हूं, पहले ये लालटेन बुझाओ। लालटेन देखकर मुझे बहुत डर लगता है। इस पर मैंने कहा, नहीं, यहाँ इतना अंधेरा है, अगर मैंने लालटेन बुझाया तो मैं देखूंगा कैसे? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो शॉल हटा दिया। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग था और वो सर हवा में उड़ रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी आदमी का सर उसके धड़ से अलग हवा में कैसे उड़ सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी उस आदमी ने फिर से कहा ना लालटेन बुझाओ, वरना तेरा भी सर ऐसे ही धड़ से अलग हो जाएगा। अब तक मैं समझ चुका था कि वो आदमी इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही है। इसलिए मैं साइकिल को धक्का देते ही वहां से भागने लगा। भागते भागते मैंने एक दफा पीछे पलटकर देखा तो पाया कि अब वो सिरकटा आदमी वहां से गायब हो चुका है। उस रात शायद लालटेन ना बुझाने के चलते मेरी जान बच गई, मगर वो आदमी आखिर था कौन, ये आज तक पता नहीं चल पाया। इतना कहकर दादाजी ने अपनी कहानी खत्म की। दादाजी की कहानी सुनकर मैं काफी डर गया और उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई।